नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित निबंध कविता क्या है का सारांश। तो आइए देखते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य के प्रथम व्यवस्थित और दार्शनिक आलोचक ये माने जाते हैं। इनका निबंध कविता क्या है ये केवल कविता की परिभाषा ही नहीं देता, बल्कि कविता के तत्व, उसका उद्देश्य, उसकी प्रक्रिया, भाषा, सौंदर्यबोध और मानवीय प्रयोजन प्रयोजन यानी मानव का जो उद्देश्य है उसका गहन विवेचन प्रस्तुत करता है। शुक्ल जी के अनुसार कविता न तो मात्र मनोरंजन है, न अलंकार प्रदर्शन। वह मनुष्य के हृदय की मुक्ति है, भावों के परिष्कार और जगत के साथ तादात्म्य की साधना है, यानी एक रसता की साधना है। इस निबंध में वे ज्ञान योग और कर्म योग के समकक्ष कविता को भाव योग के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। प्रस्तुत सारांश में निबंध के मूल विचारों को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। तो आइए, पहला जो हमारा पॉइंट है या बिंदु है वो क्या है? कविता। कविता क्या है? हृदय की मुक्ति और भाव योग है। शुक्ल जी के अनुसार मनुष्य सामान्य जीवन में अपने स्वार्थ, लाभ हानि, सुख दुख और अहम यानी अहंकार के कारण बंधा रहता है। जब वह अपनी पृथक यानी अलग सत्ता को भूलकर शुद्ध अनुभूति में स्थित होता है, तब हृदय की मुक्त अवस्था आती है, यानी जो मन है, जो हृदय है, वो क्या है? मुक्ति का अनुभव करता है। इसी को क्या कहा गया है? रस दशा कहा गया है। कविता इसी रस दशा की साधना है, यानी इस रस दशा की प्राप्ति के लिए जो साधना करनी पड़ती है वो माध्यम क्या है? वो कविता है। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहां उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति बन जाती है, यानी केवल एक व्यक्ति विशेष की अनुभूति नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण समाज की, संपूर्ण विश्व की अनुभूति बन जाती है। इसीलिए शुक्ल जी ने कविता को भावयोग कहा है। वह मानते हैं कि कविता एक ऐसी साधना है जो मनुष्य के रागात्मक जीवन को शुद्ध और व्यापकता प्रदान करती है या उसे व्यापक बनाती है। तो कविता का यहाँ जो मूल भाव वो क्या है? ये हृदय की मुक्ति अवस्था है। रस दशा की प्राप्ति का साधन क्या है? कविता है, ऐसा शुक्ल जी ने माना है। दूसरा, हम यहाँ पर देखें कि मूल रूप, मूल व्यापार और काव्य दृष्टि, इस पर विचार करते हुए कहते हैं कि काव्य के लिए वे मूल और आदिम रूपों पर बल देते हैं, जैसे वन, पर्वत, नदी, पशु पक्षी, खेत खलियान या झोपड़ी, वर्षा, आंधी, या जो भाव है हमारे, जिसमें भय है, करुणा है, क्रोध है। इन रूप व्यापारों से मनुष्य का जो भावात्मक संबंध है वो आदि काल से चला आ रहा है। यानी जो काव्य रचना के व्यापार के अभिप्राय यहाँ क्या है? जो काव्य रचना की क्रिया है या जो उद्देश्य है वो है जो आदि काल से चले आ रहे हैं। ये वो सब हमारी काव्य रचना के साधन है जिनको आधार बनाकर मानव रचना करता है। किसकी? कविता की। इसीलिए इनमें रस उद्बोधन की शक्ति स्वाभाविक रूप से प्रबल होती है। यानी इनके माध्यम से या इन वस्तुओं को या इन आधारों को लेकर जब काव्य रचना की जाती है तो उसमें रस उत्पत्ति की जो शक्ति है वो स्वाभाविक रूप से प्रबल हो उठती है। इसके विपरीत आधुनिक सभ्यता के जो जटिल कृत्रिम व्यापार है, यानी जो दिखावटी कार्य हैं, जैसे कारखाने, कागजी लेन देन, यांत्रिक क्रियाएं और भावों को उतनी गहराई से नहीं छू पाती जब तक उन्हें उनके मूल मानवीय अर्थ में न बदला जाए। काव्य दृष्टि तभी सक्रिय होती है जब अमूर्त तथ्यों को मूर्त, गोचर और मार्मिक रूप दिया जाए, यानी जब उनमें मूर्तता आ जाती है, जब उनमें स्वाभाविकता आ जाती है, तब ही काव्य की रचना की जा सकती है। तो लेखक ये मानते हैं कि जो प्रकृति से जुड़े हुए आदिम युग से, जिनका आदिकाल से हम जिन वस्तुओं का, स्थान का या जिनका भी हम काव्य रचना के उद्देश्य से इस्तेमाल करते हैं, आधार बनाते हैं, वही स्वाभाविक है। वर्तमान समय की जो रचना प्रक्रिया है या काव्य रचना प्रक्रिया है वो कृत्रिमता युक्त है। तो ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। तीसरा क्या है? सभ्यता का आवरण और कवि का दायित्व। इसके माध्यम से शुक्ल जी बताते हैं कि सभ्यता के विकास के साथ साथ भावों के विषय
और व्यापार जटिल और आवृत हो जाते हैं। व्यापार से अभिप्राय क्या है, यहाँ पर क्रियाकलाप है। व्यापार को आप ध्यान में रखेंगे कि व्यापार का अभिप्राय क्या है, क्रियाकलाप, यानी जो हमारे कार्य हैं वो जटिल और आवृत हो जाते हैं। क्रोध अब केवल प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं है बल्कि कागजी षड्यंत्रों और कानूनी चालों में भी व्यक्त होता है। यानी अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है और कोई उच्च अधिकारी से अगर लड़ाई हो जाती है तो वो केवल आमने सामने की लड़ाई नहीं है बल्कि कागजी षड्यंत्र भी चालू हो जाते हैं, कानूनी चालें भी उसमें शामिल हो जाती है। वो हमारे कार्य को अटका देगा या कोई और अगर किसी का कार्य है तो वो उस कार्य को पूरा नहीं करने देगा, यानी कागजी षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। पर भाव का मूल रूप भीतर वही रहता है। कवि का काम है इन सभ्यता जन्य आवरणों को हटाकर भावों के मूल रूप को सामने लाना। यही कारण है कि जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है कवि कर्म कठिन होता जाता है, यानी कवि का कार्य मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वर्तमान समय में अगर देखें तो हमारे ऊपर हमने इतने आवरण चढ़ा लिए हैं कि हम अपना वास्तविक रूप भी भूल जाते हैं। ये किसके कारण है, स्वार्थ और अहंकार के कारण। पर कविता की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है, क्योंकि जब मानव को रस दशा की प्राप्ति की आवश्यकता होगी तो वो कहाँ जाएगा, कविता की ओर। और वर्तमान समय में जो मानव जिन कुंठा पीड़ा घुटन से अपने आप का उसका सामना हो रहा है उसके लिए उसको कविता की भी आवश्यकता पड़ती जाती है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि केवल तथ्य वर्णन जैसे महंगाई के आंकड़े ये काव्य नहीं बनाता। काव्य कब बनता है, जब करुणा पीड़ा और मानवीय दशा का जीवंत चित्र उसमें उपस्थित हो, तभी काव्य बनता है, तभी वो मानव को प्रेरित करता है, उसके मन को छूता है। अगला अगर पॉइंट देखें, बिंब ग्रहण, मूर्तता और काव्य भाषा। इसमें शुक्ल जी के विचार हैं कि कविता में अर्थ ग्रहण पर्याप्त नहीं है, बिंब ग्रहण भी आवश्यक है, कि केवल अर्थपूर्ण कविता ही महत्वपूर्ण कविता नहीं है बल्कि उसमें बिंब भी उत्पन्न होना चाहिए। शुक्ल जी बताते हैं कि रुपए का 1.5 पाव घी जैसे वाक्य से करुणा नहीं जागती। करुणा तब जागती है जब भूख, अभाव और दीनता का चित्र हमारे मन में उभरता है। रुपए का 1.5 पाव घी ये भी महंगाई का प्रतीक है, लेकिन यही महंगाई किसका कारण है, भूख का कारण है, अभाव का कारण है, दीनता का कारण है। तो जब हम इन मूल भावों को लेकर काव्य की रचना करते हैं तब हमारे मन में वो भाव उत्पन्न होता है जो सामान्य व्यक्ति से जुड़ा होता है। इसी कारण कविता की भाषा में मूर्त और गोचर शब्द, लक्षणा और व्यंजना, विशेष व्यापार सूचक पद तथा नाद सौंदर्य जिसमें छंद, लय और अनुप्रास का महत्व इन्होंने माना है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। पारिभाषिक, अमूर्त और शास्त्रीय शब्द कविता के लिए अनुपयुक्त माने गए हैं। यानी जो पारिभाषिक शब्द है, यानी किसी विषय विशेष से जुड़े हुए शब्द हैं या जिनमें मूर्तता नहीं है, या जो शास्त्र सम्मत शब्द हैं वो काव्य के लिए अनुपयुक्त हैं। काव्य के लिए उपयुक्त कौन से हैं, जिन शब्दों में भाव भरे होते हैं, जिन शब्दों में करुणा का भाव हो या अन्य जो भाव है जिसको पढ़कर हमारे बिंब ग्रहण हम करते हैं या मूर्तता हमारे सामने उत्पन्न होती है, वही भाव यहाँ पर इन्होंने आवश्यक माने हैं। तो काव्य भाषा कैसी हो, बिंब उत्पन्न करने वाली हो और मूर्तता युक्त शब्दों को लेकर वो इस्तेमाल की गई हो। 5वां पॉइंट हम यहाँ बनाएंगे काव्य दृष्टि के क्षेत्र। शुक्ल जी ने 3 क्षेत्र बताए हैं काव्य दृष्टि के। पहला क्या है, नर क्षेत्र। मनुष्य की बाह्य जो अंतः प्रकृति है, सामाजिक संबंध, प्रेम, करुणा, वीरता जैसी प्रवृत्तियां है, अधिकांश कविता इसी में रची गई है। यानी पहला क्षेत्र कौन सा है, जिसमें मानव की प्रवृत्तियों को शामिल किया गया हो। दूसरा क्या है, मनुष्येतर बाह्य प्रकृति, यानी मनुष्य से अलग जो बाहरी प्रकृति है वो क्या है, जैसे वन है, पर्वत है, नदी है, ऋतुएं हैं, यानी जहां पर प्रकृति आलंबन बनती है। आलंबन का मतलब क्या है, काव्य का सहारा बनती है। आलंबन यानी सहारा बनती है। न केवल उद्दीपन, यानी वो केवल भाव को उद्दीप्त नहीं करती बल्कि वो आलंबन भी बनती है। वाल्मीकि और कालिदास इसके एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यानी वाल्मीकि जी की जो रचना है और कालिदास की जो रचनाएं हैं वो इसका श्रेष्ठ उदाहरण मानी जा सकती है मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का। समस्त चराचर, समस्त चराचर हाँ, यानी हमारे आसपास जो सजीव और निर्जीव समूचा जगत है वो भी काव्य का आधार है।
ये समूचा जगत जहां कवि की दृष्टि अत्यंत व्यापक और गंभीर हो जाती है। इन क्षेत्रों में कविता मानव हृदय को सृष्टि के साथ साथ भावात्मक तादात्म्य यानी एक रूपता में ले जाती है। समन्वय उसका उत्पन्न हो जाता है, किससे? भावों से जुड़ जाती है वो। तो यहाँ पर मानव हृदय और जो सृष्टि है यानी संपूर्ण जगत है वो एक रूपता प्राप्त कर लेते हैं। तो 3 क्षेत्र इन्होंने बताए हैं। काव्य दृष्टि के क्षेत्र कितने माने हैं? 3 माने हैं। जरूर आप इसको ध्यान में रखें। अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? कविता, व्यवहार और कर्मण्यता। कविता पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह व्यवहार से दूर करती है। शुक्ल जी इसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। उनके अनुसार कर्म की प्रेरणा भाव से आती है, यानी हमारे भीतर जब भाव होगा किसी कार्य के प्रति तो ही हम कर्म करने के लिए तत्पर होंगे। केवल तर्क से ऐसा नहीं हो सकता। राजनीतिज्ञ या अर्थशास्त्री तथ्य बताते हैं और कवि क्या करता है? दृश्य रचता है। उस दृश्य में करुणा, क्रोध और संकल्प हमारे भीतर जागता है। मान लीजिए किसी राजनीतिज्ञ ने हमें बताया कि हमारी दशा कैसी चल रही है, राजनीति में क्या चल रहा है, देश की दशा दिशा कैसी है, तो उन्हीं भावों को कवि अपने काव्य के माध्यम से जब हमारे सामने लेकर आता है तो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं। वो करुणा का हो सकता है, क्रोध का हो सकता है, और हमारे भीतर एक संकल्प जागता है कि हम इन परिस्थितियों को बदल सकते हैं और बदलेंगे। इस प्रकार जो कविता है ये कर्मण्यता को बाधित नहीं है बल्कि विस्तृत और उदात्त करती है, यानी हमारे विचारों को विस्तृत रूप देती है और उच्चता लेकर आती है। हाँ, कह सकते हैं कि भावुक मनुष्य स्वार्थ परायण नहीं रहता। यही बात लोभी और अर्थ पिशाचों को अखरती है, यानी जो लोभी व्यक्ति हैं और अर्थ पिशाच यानी धन की प्राप्ति के लिए जो लोलुप व्यक्ति विशेष हैं वो स्वार्थी हैं, जबकि भावुक मनुष्य यहाँ पर स्वार्थ का त्याग करता है। तो यहाँ पर जो कविता है वो हमारे व्यवहार और हमारी कर्मण्यता को क्या करती है? उदात्त करती है, यानी हमें प्रेरणा देती है। हमारे भीतर क्या जागता है? संकल्प उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होते हैं। तो कविता हमारे व्यवहार और कर्मण्यता को प्रभावित करती है। आगे है सौंदर्य, चमत्कार और अलंकार का काव्य में क्या स्थान है। शुक्ल जी मानते हैं कि सौंदर्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है बल्कि मन की तदाकार परिणति है। यह किसी रूप, भाव या कर्म में डूबकर मन अपनी पृथक अलग सत्ता भूल जाता है। काव्य में केवल 2 पक्ष है, एक तो सुंदर और दूसरा क्या है? असुंदर। शुभ और अशुभ, नीति और अनीति काव्य के नहीं व्यवहार के शब्द हैं। यहाँ पर वे मानते हैं कि चमत्कारवाद और अलंकार प्रधानता का विरोध होना चाहिए, या वो विरोध करते हैं कि जो काव्य है उसमें चमत्कार उत्पन्न करने का भाव ना हो, जैसे कि रीतिकाल के कवियों में है चमत्कार और अलंकार प्रधानता दोनों ही देखी जा सकती है। ये मानते हैं कि अलंकार केवल साधन है, साध्य नहीं। साध्य का मतलब क्या है? काव्य रचना का उद्देश्य नहीं है, वो केवल साधन है कविता को लिखने का, जबकि हाँ, कवि का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जहाँ भाव नहीं वहाँ अलंकार गहनों के ढेर की तरह व्यर्थ हैं, यानी जहाँ पर कविता में भाव नहीं केवल अलंकार ही अलंकार है, वो उसी प्रकार से है जैसे कि किसी कूड़े करकट के ढेर को गहनों से सजा दिया जाए तो वो व्यर्थ प्रतीत होता है। वो गहने उसकी सुंदरता नहीं बढ़ाते क्योंकि कुरूप तो वो पहले ही है। कारण क्या है? कि उसमें कोई भी सद्गुण नहीं है। उसी प्रकार जिस काव्य में भाव नहीं है वो व्यर्थ है, बेकार है, अलंकारों से उसको सुंदर नहीं बनाया जा सकता। सच्ची कविता वही है जो भावानुवादित हो, यानी भावों से युक्त हो, वक्रता से हृदय को स्पर्श करे, यानी भावों से युक्त होकर पाठक के मन को या श्रोता के मन को जो स्पर्श करती है वही कविता है। तो ये मानते हैं कि वास्तविक सौंदर्य कविता में क्या है? कवि के भाव हैं, ना कि चमत्कार और अलंकार, यानी चमत्कारिक शब्द और अलंकारों का प्रयोग करके हम काव्य की रचना नहीं कर सकते। अगला हमारा पॉइंट है कविता की अनिवार्यता और मनुष्यता की रक्षा। शुक्ल जी इस बारे में कहते हैं कि कविता हर सभ्यता में इसलिए पाई जाती है क्योंकि वह मनुष्यता की रक्षा करती है। आधुनिक जीवन के जाल में फंसकर मनुष्य शेष सृष्टि से कटने लगता है, यानी आधुनिकता में उलझकर मानव स्वार्थी हो जाता है।
कविता उसे फिर से कहाँ ले जाती है? प्रकृति से जोड़ती है, प्राणी से जोड़ती है और समाज से जोड़ती है। जो मनुष्य करुणा, सौंदर्य और और अन्याय बोध खो देता है, यानी न्याय अन्याय के भेद को खो देता है, वह आधा मरा हुआ माना जाता है। कविता ही उसका उपचार है, यानी कविता के माध्यम से ही उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। वह हृदय की पुनः प्रकृत दशा में लाकर विश्व हृदय से जोड़ती है, यानी हृदय को परिवर्तित करती है, पुनः उसी जो प्रकृति से हमें हृदय को भाव मिले हैं उन भाव दशा में वो लेकर आती है और संपूर्ण विश्व से जोड़ने का कार्य कौन करती है? कविता करती है। इसीलिए कविता समाज के लिए अनिवार्य है और कविता के माध्यम से ही मनुष्यता के भाव की रक्षा की जा सकती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनके माध्यम से ये प्रश्न आप लिखेंगे। अंत में इसके निष्कर्ष को जरूर ध्यान में रखें कि इस निबंध कौन सा निबंध है, कविता क्या है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता को भावयोग, हृदय मुक्ति, सौंदर्य बोध और मानवीय तादात्म्य की साधना के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। वे कविता को न तो मात्र मनोरंजन मानते हैं, न ही अलंकार की क्रीड़ा मानते हैं, यानी सजाने का साधन नहीं है। उनके लिए कविता क्या है? मनुष्य को स्वार्थ से ऊपर उठाकर लोक और सृष्टि के साथ जोड़ने वाला जीवंत माध्यम कविता है। शुक्ल जी की यह अवधारणा आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के भाव जितने अधिक आवृत हो गए, यानी संकुचित होते जा रहे हैं, उतने ही अधिक कविता की हमें जरूरत पड़ रही है वर्तमान समाज में। उनकी दृष्टि में कविता ही वह शक्ति है जो मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाती है। तो कविता ही जीवन का आधार इन्होंने माना है, जो मानव को मानवता का भाव सिखाती है, यानी मनुष्य को पूर्णता प्रदान करती है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।